हेलो, आज हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, क्या उसमें हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं। तो इसको मैं समझाती हूँ कुछ डायग्राम्स से। सबसे पहले देखो कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक और ब्रेन में ही ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी। पेल्विस में एक यूट्रस है, दोनों साइड पे दो ट्यूब्स हैं, फलोपियन ट्यूब्स, दो ओवरीज हैं। यूट्रस सर्विक्स में एंड होता है और ये वजाइना है हमारा। ओके, तो अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना चाहते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेंसेस आए, मेंसेस क्यों आते हैं? तो चलते हैं पहले हॉर्मोन्स पे। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। ये दो टाइप के होते हैं, LHRH, FSHRH। ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और पिट्यूटरी बेसिकली दो हार्मोन्स रिलीज करता है, LH और FSH। ओके, सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि जब हमारे हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं यानी नीचे आ जाते हैं तो पीरियड्स आते हैं। अब पीरियड्स आने के बाद एक बार एक साइकिल को शुरू से शुरू करते हैं कि पीरियड्स आ गए, ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना जिसको हम फॉलिकल भी बोलते हैं। तो फॉलिकल का एक न्यू फॉलिकल का स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी ओवरीज में कई एंट्रल फॉलिकल्स होते हैं यानी बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारे के सारे इकट्ठे नहीं निकलते। यूजुअली वन, जो या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक फॉलिकल निकलता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्ले में FSHRH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पहला काम है कि हमें फॉलिकल चाहिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ताकि FSH रिलीज हो। ये FSH ओवरी पे एक्ट करता है ताकि इतने सारे फॉलिकल्स में से एंट्रल फॉलिकल्स मतलब जो रेडी हैं, इनमें से कोई एक चूज हो सके। नेचुरली जैसा इसका काम है, जैसे जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जाती है, एक फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। अब मैं अगर आपको अल्ट्रासाउंड से पिक्चर समझाऊं कि यूट्रस के डे 2 पे या डे 3 पे क्या हालत होती है, तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूट्रस में एंडोमेट्रियम मतलब अंदर की लेयर थिन है मतलब मेंसेस आने की वजह से वो शेड हो गई है। दोनों ओवरीज को जब हम डे 2 पे देखते हैं तो साइलेंट ओवरीज मतलब ना इधर पे कोई सिस्ट है ना इधर पे कोई सिस्ट है। तो ये हमारी डे 2 की पिक्चर है। अब मैंने समझाया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये यूट्रस है, ये ट्यूब्स हैं। तो मान ले यहाँ पे एक फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू हो गया। अगर आप इसको 4th या 5th डे या 6th या 7th डे अल्ट्रासाउंड से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो इतना छोटा सा था, लाइक एक छोटा सा बुलबुला ऑफ वाटर, ये ग्रो करने लगता है। कितना ग्रो करने लगता है? लगभग 6 to 8 डे पे आप देखेंगे ये 10 to 12 मिलीमीटर हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। जैसे जैसे ये ग्रो हो रहा है, ये फॉलिकल या इसके अंदर डेवलपिंग एग एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन मेनली दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। नंबर 1, जो थिन एंडोमेट्रियम थी वो धीरे धीरे बननी तैयार हो जाएगी।
एंडोमेट्रियम मतलब इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ये डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये क्यों डेवलप हो रही है कि अगर प्रेगनेंसी होनी है तो एक बच्चे के लिए गद्दा चाहिए। बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक गद्दा तैयार हो रहा है बच्चे के लिए। नंबर 1 ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम बनाएगा। नंबर 2 सर्वाइकल म्यूकस चेंज होने लगता है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा सर्वाइकल म्यूकस थिन एंड इलोंगेटेड होने लगेगा। इसका भी एक रीजन है कि ये म्यूकस ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो जो थिन और इलोंगेटेड सर्वाइकल म्यूकस है, जब प्रेगनेंसी की ज़रूरत है या ओव्यूलेशन की ज़रूरत है तो वो स्पर्म्स को ऊपर जाने में अट्रैक्ट करता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द स्पर्म्स। अब हम बात करते हैं कि ये फॉलिकल हम कब बोलते हैं रेडी होता है। यूजुअली जिन लोगों का 26 to 28 to 30 डेज साइकिल होता है और अ रेगुलर साइकिल, उसमें लगभग 12th डे पे ये फॉलिकल ऑलमोस्ट रेडी होने लगता है। व्हेन आई से रेडी फॉलिकल, एनीथिंग मोर देन 18 mm, 18 mm से ऊपर यूजुअली एक मैच्योर फॉलिकल होता है। इस समय आप जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको एक ऐसी पिक्चर दिख रही है। नंबर 2, उस समय एंडोमेट्रियम कैसा होगा, एक बहुत नाइस सा ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम, समटाइम्स 5 लेयर्ड एंडोमेट्रियम पे दिखता है। इस समय अगर हम इसकी वैस्कुलैरिटी चेक करें, वैस्कुलैरिटी मतलब कितना ब्लड सप्लाई इसको जा रहा है, तो ऑल लेयर्स तक जाने लगता है। तो जब एंडोमेट्रियम इतना अच्छा तैयार है, जब फॉलिकल रेडी है, तो बॉडी क्या करती है। मैंने शुरू में बात की थी 2 टाइप के हार्मोन्स की, एक था FSH, दूसरा हार्मोन था LH। अभी तक FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही प्ले में आ रहा था। और अगर हम इनका हार्मोन पैटर्न देखें तो अगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बेसलाइन है तो 14th डे तक ये हल्का करके बढ़ता है, राइट। ये FSH हो गया। अगर मैं LH की बात करूं तो LH हार्मोन शुरू पार्ट ऑफ द साइकिल में बिल्कुल नहीं आता। जब एग रेडी हो जाता है, जब फॉलिकल रेडी हो जाता है, तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीडबैक स्टिमुलेशन देता है एंड LH हार्मोन सर्ज करके आता है, एकदम से पीक आती है और वो खत्म हो जाती है। इस पीक का क्या काम है, जिस समय LH की पीक आएगी उसके एग्जैक्टली 36 to 40 आवर्स के बीच में ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन एग्जैक्टली का क्या मतलब है, हमने बात की थी एक मैच्योर एग की। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल रेडी है। फॉलिकल का मतलब एक बुलबुला पानी का जिसके अंदर एग है, ये पूरा का पूरा अंडा नहीं है। तो जब LH हार्मोन रिलीज होता है तो ये रप्चर कर जाता है, फॉलिकल रप्चर करेगा तो एग बाहर निकलेगा, और जब ये एग अब बाहर निकलेगा तो हेल्दी ट्यूब्स, फलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं। यूजुअली इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। इनका काम है इस ट्यूब को एक लचक देना ताकि ये जाके एग को उठा सके। जो इसका लास्ट एंड होता है इसको हम फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं। फिम्ब्रियल एंड का बेसिक पर्पस है, कुछ अगर आप समझे तो वो हाथ की तरह होता है।
उसका बेसिक पर्पस है जस्ट टू ग्रैब एग और उसको ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। अब मैं बहुत सारे ऐसे केसेस बताना चाहती हूँ जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के आते हैं, जिनमें ट्यूब्स ओके होती हैं बट स्टिल इनफर्टिलिटी का कारण ट्यूबल है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। अगर हम यहाँ से दवाई पास करेंगे, दवाई यहाँ पुश हो गई, लेकिन अगर ये सीलिया काम नहीं करे, क्यों काम नहीं करे? बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्ड ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हुआ हो, क्लमाइडिया इन्फेक्शन हो, या कोई भी और इन्फेक्शन जिसमें हम कहते हैं PID की वजह से अगर ये सीलिया काम करने बंद कर देंगे तो ऑल्दो ट्यूब्स ओपन हैं लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं प्ले करेंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई हेल्दी ट्यूब है तो उसका काम ना केवल यहाँ से एग को पिकअप करना है, इसी टाइम में अगर हस्बैंड वाइफ का कांटेक्ट होता है तो स्पर्म्स यहाँ से स्विम करते करते। नाउ आई वांट टू टेल यू, स्पर्म्स बहुत छोटा स्ट्रक्चर है एग के सामने, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं। तो स्पर्म्स जब मूव करते हैं उनको नहीं पता उनको इस ट्यूब में जाना है, इस ट्यूब में जाना है, बट ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपने आप दे फाइंड देयर प्लेस। दो आप सबने सुना होगा कि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म चाहिए, बट ये गलत है। कैसे? एग की जो आउटर लेयर है वो बहुत हार्ड होती है, इसको हम जोना बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा, राइट? यूजुअली क्योंकि मैं IVF करती हूँ, तो जब हम IVF करते हैं, सिंपल IVF, तो हम लोगों का ये रहता है कि हम एक एग के साथ एटलीस्ट 1 लाख स्पर्म्स पुश करें, ताकि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए 1 लाख स्पर्म्स की ज़रूरत है। तो ये स्पर्म्स करते क्या? ये स्पर्म्स यहाँ पे अटैच हो गए, बहुत सारे स्पर्म्स। कुछ ऐसा होता है, हेड पीस, मिडिल पीस और टेल पीस। टेल का काम बेसिकली स्पर्म को एग तक पहुंचाना है। जैसे फ्लैजिलाज होते हैं वैसे ये उनको स्विम करने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो उसका हेड होता है ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे कि ये एग की जोना लूजन हो जाती है। तो बिल्कुल गलत है कि एक एग के लिए एक स्पर्म चाहिए, नहीं, एक एग के लिए इतने सारे स्पर्म्स चाहिए। और मैं लाइफ में इसको बहुत बार ऐसे भी एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइफ में कोई भी गोल हासिल करना है तो हम सोचें कि आई विल डू इट, इट इज़ नेवर पॉसिबल। उस एक स्पर्म जिसको अंदर जाना है उसको इन 1 लाख स्पर्म्स की मदद चाहिए थी। तो हम कुछ भी कभी भी जिंदगी में करते हैं और हमें लगता है आई हैव डन इट, तो शायद हो नहीं पाएगा। जब आप इस फिनोमिना पे आते हो, आई से वी पे, तो ही वो काम बनता है। तो नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास और भी आता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, मेल्स, कि उनका स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, गुड स्पर्म काउंट, लेट्स से 70 मिलियन काउंट और 80% एक्टिव। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो इनफर्टिलिटी का कारण ही नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यस, 90% चांसेस हैं कि ये स्पर्म अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन इस स्पर्म की कैपेसिटी टू पेनिट्रेट एग, कि क्या ये स्पर्म एग को पेनिट्रेट कर सकता है, क्या कोई एक्रोसोमल रिएक्शन का डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये एग को लूजन ही नहीं कर पा रहा है। तो इट इज़ नॉट 100% कि एक गुड काउंट एंड मोटिलिटी मीन्स कि वो फर्टाइल ही है मेल। ओके, सो हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। हमने ये कहा कि शुरू के पार्ट में FSH हार्मोन हल्का हल्का आया। अगर मैं ऐसा बना दूं मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेट्स से फर्स्ट 5 डेज हैं जो ब्लीडिंग वाले हैं, ये डे 0 है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसको हम डे 0 बोलते हैं।
लेट्स से ये डे 5 है, ये डे 14 है और 28 डेज यहाँ पे आते हैं। ओके, तो एक हार्मोन जिसकी मैंने बात की थी वो था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लगभग 12th डे तक उसका काम था एग को रेडी करना। दूसरा हार्मोन जो हमारा था वो था LH, जो बिल्कुल बेसलाइन पे था और यूं उसकी पीक आई। राइट, अब इसके साथ साथ हम दो हार्मोन्स की और बात करेंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा था, ये फॉलिकल बढ़ता बढ़ता हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा था, जिसने क्या किया था, एंडोमेट्रियम को TL लुक दी थी, ट्राइलैमिनर लुक, या एक समझे तो गद्दा तैयार कर दिया था। अब यहाँ पे हो गई LH के आने के बाद यहाँ पे हो गई ओव्यूलेशन, यानी एग बाहर निकल गया। तो ये जो फॉलिकल बचा हुआ था, बेचारा ये क्या करे? ये बिल्कुल बेचारा नहीं है, इनफैक्ट प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा रोल इसका है। ये जो बच जाता है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बेसिक पर्पस है टू रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल में ओनली ईस्ट्रोजन हार्मोन, सेकेंड पार्ट ऑफ साइकिल में ईस्ट्रोजन भी है और प्रोजेस्टेरॉन भी है। राइट, अब जैसे कि इसका नाम प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये प्रो, यू नो व्हाट प्रो है ये फॉर व्हाट? जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी। तो इस हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल है कि अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो उस बच्चे को मेंटेन करने के लिए, वो इम्प्लांट हो, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम आता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन था, वो सेकेंड पार्ट में भी रहता है, उसकी एक सेकेंड पीक भी आती है, तो E2 इज देयर, प्रोजेस्टेरॉन कम्स इनटू प्ले। ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे लोग लेके आते हैं, कि वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं कि हमारे ओवेरियन सिस्ट है। डॉक्टर्स भी कुछ कुछ डरा देते हैं। तो आई वांट टू से कि ये कोई ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, ना हो, ये बेसिकली आपका कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कैसा हो सकता है? ये कभी कभी ओव्यूलेशन के बाद जस्ट इतना छोटा सा होता है कि दिख ही नहीं रहा है। किसी किसी केस में ये बहुत अच्छा सा लगता है, ऐसे लगता है ओव्यूलेशन ही नहीं हुई है, मतलब वो जो 18 to 22 mm फॉलिकल था, अब ये लगभग 25 या 28 mm का दिख रहा है, दिख बिल्कुल फॉलिकल जैसे रहा है, यानी उसने अपनी गोल शेप मेंटेन की हुई है। तो बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं कि उनको ओव्यूलेशन नहीं हुई। रॉन्ग। अगर आपको चेक करना है कि आपको ओव्यूलेशन हुई है कि नहीं हुई, तो आप इस स्टेज पे अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चेक करेंगे तो वो हाई रेंज में आएगा। हाई कितना? अच्छा हाई, लेट्स से 7, 10। नंबर 3, ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ ऐसा भी दिख सकता है, इरेग्युलर सा। कभी कभी ये कॉर्पस ल्यूटियम 5-6 मिलीमीटर तक भी, मिलीमीटर नहीं सॉरी, सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकता है, जिसको लोग सिस्ट बोलते हैं। अगर इस समय आपने गलती से भी ये कॉर्पस ल्यूटियम निकलवा दिया या ये ओवरी को कुछ हार्म कर दिया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा, प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी। सो ये मैंने समझाया कि कॉर्पस ल्यूटियम अलग अलग टाइप का हो सकता है, बहुत जल्दी से डिसीजन ना लें। अब एक बात और, मैंने बताया कि ओवेरियन पहले पार्ट में ओवरी का जो फॉलिकल था वो ऐसे धीरे 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 बढ़ रहा था। दूसरे पार्ट ऑफ साइकिल में वो फॉलिकल में से एग निकलने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया है, जो ये शेप हो सकती है, ये शेप हो सकती है, या बिग साइज भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। मैंने बोला था जब पीरियड आ जाते हैं एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, तो थिन लाइन दिखती है ऑन अल्ट्रासाउंड।
जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये एंडोमेट्रियम ट्राइलैमिनर हो जाती है। ओव्यूलेशन के टाइम ये गुड ट्राइलैमिनर दिखती है। एनीथिंग अबव 8 mm इज गुड ट्राइलैमिनर एंडोमेट्रियम। अब ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम का क्या होगा? हमने देख लिया कि फॉलिकल का क्या होगा, एंडोमेट्रियम का क्या होगा। ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव से, पहले ये प्रोलिफरेटिव से सेक्रीटरी में बदल जाएगी। कुछ ग्लैंड्स इसमें सेक्रीशंस चालू कर देंगे, बिकॉज ये अपने आप को प्रिपेयर करी हुई है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है, तो बच्चे को इम्प्लांट होने के बाद इसकी वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, एक्सेसिव छोटी छोटी वेसल्स और डेवलप हो जाती हैं, और ये कुछ ऐसी दिखने लगती है, मतलब स्लाइटली हेजी। अल्ट्रासाउंड पे ये उतनी क्लियर ट्राइलैमिनर नहीं दिखती, हल्की सी हेजी हेजी दिखने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं सेक्रीटरी। इसी तरह इन्हीं दोनों चीज़ों के बेस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो नाम से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जब फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा होता है, इसको हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट जब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, फॉलिकल के बजाय ये कॉर्पस ल्यूटियम डोमिनेंट हो गया है, तो इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और इसी हिसाब से हम इसको और दो नामों से भी लेबल कर सकते हैं। ये प्रोलिफरेटिव। अब मैं बात करूंगी एंडोमेट्रियम की, कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, तो इसको प्रोलिफरेटिव बोल देंगे। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम सेक्रीटरी हो गई है, क्योंकि इस टाइम पे एंडोमेट्रियम में बहुत सारे ग्लैंड, बहुत सारी वैस्कुलैरिटी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुदरत वेट कर रही है कि प्रेगनेंसी होगी, तो इसको हम सेक्रीटरी भी बोल देते हैं फेज। तो दो नाम मेंस्ट्रुअल साइकिल के, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रीटरी फेज। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका बेसिक पर्पस है एक प्रेगनेंसी को आमंत्रित करना, बच्चे को इम्प्लांट करना। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि जिन साइकिल्स में प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है, या जब आप अनमैरिड होते हैं तो कैसे रहता है। यहाँ पे मेंसेस आए क्योंकि हार्मोन्स डाउन हो गए थे, धीरे धीरे करके फॉलिकल बना, LH हार्मोन रिलीज हुआ, फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हुआ, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव से सेक्रेटरी में चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म्स नहीं आए फॉर वॉट एवर रीजन। आपकी शादी नहीं हुई है या आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे, तो ऑल्दो नेचर ने रेडी कर रखा था कि यहाँ पे प्रेगनेंसी आएगी तो इम्प्लांट करेगी, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम अंडर नॉर्मल कंडीशन है, ये खाली 14 डेज के लिए रहता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं आई तो कॉर्पस ल्यूटियम सबसाइड कर जाता है, हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं। कौन से हार्मोन्स डाउन? क्योंकि मैंने यहाँ पे भी बोला था हार्मोन्स डाउन होने के बाद मेंसेस स्टार्ट होंगे। आपका प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों कम हो गए, तो पीरियड्स नेक्स्ट आ गए, राइट। लेकिन इसके विरुद्ध अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसको भी अच्छे से समझते हैं। ये एक एग है, मैंने पहले भी समझाया है कि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए बहुत सारे स्पर्म्स की जरूरत होती है, हेल्पिंग स्पर्म्स, राइट। तो इसमें से जैसे ही एक स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है, उसके बाद और कोई स्पर्म नहीं पेनिट्रेट कर पाता। वन थिंग विच आई ऑलवेज लाइक टू से इन लाइफ इज कि हम सब लोग जो भी हैं, हम प्रोडक्ट ऑफ दैट स्पर्म है जो जो विजयी हुआ, ओके। और मैं विजयी अब इसलिए नहीं बोलती, पहले मैं बोलती थी कि इसने इन सब से फाइट किया और फिर ये अंदर आया। ये मेरा पहला लास्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ आई ऑलवेज थॉट कि ये फाइट करके निकला है, बट नाउ आई वॉन्ट टू थिंक इट लाइक दिस कि ये स्पर्म इसलिए अंदर घुसा बिकॉज ये 1 लाख थे,
सो दिस इज द वे आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू थिंक इन लाइफ कि आपको जितने भी दुनिया में लोग मिल रहे हैं, लेट अस से कि एक बचपन में जब से आपकी मेमोरी है से जब तक आप जाते हैं, यूजुअली लाख से ज़्यादा लोग आपके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ पाते. बट यूजुअली लाइफ में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये इनके साथ हमारा कंपटीशन है. दिस इज हाउ एवरीबडी इज डूइंग, राइट? बट ये बताना चाहती हूँ कि कंपटीशन करने वाले ना ये आपस में थे. जो ये अंदर गया ना, इसको पता था कि ये सब मेरे हेल्पर है, राइट? तो इसको नहीं टाइम था इधर उधर कुछ भी करने का. तो वेरी फोकस्ड. बट जितने दुनिया में लोग आ रहे हैं उनको देख के सिर्फ ये चीज समझनी है कि वो आपको क्या दे रहे हैं जिंदगी में. क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा पर्सन है जिसमें कोई कमी नहीं है. मतलब जब राम भी जमीन पे आए तो लोगों ने कमियां ढूंढ ली, ठीक है? और इस दुनिया में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसमें कुछ अच्छा नहीं है. सो वन थिंग विच आई ऑलवेज वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ कि हर एक में से आपको क्या अच्छा मिल रहा है वो लेते जाओ. चलो आगे आते हैं पढ़ाई पे. तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आईवीएफ करती हूँ इसलिए मैं आपको एम्ब्रियो की जर्नी भी बता सकती हूँ कि चाहे हमने आईवीएफ किया या इक्सी किया, इक्सी में हम इसी एग को स्पर्म से पेनिट्रेट धक्के से कराते हैं. तो अगले दिन 18 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं. इसको हम बोलते हैं 2 PM स्टेज. डे 2 पे ये एम्ब्रियो समवेयर 2 to 4 सेल दिखता है. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेलुलर डिवीजन हो रही है वो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ 2n होती है. 2 सेल के बाद 4 ही आएंगे, 4 के बाद 8 ही आएंगे और 8 के बाद 16 ही आएंगे. ये डे 2 का एम्ब्रियो है. डे 3 का एम्ब्रियो 8 सेल होता है. सो डे 3 पे जब हम चेक करते हैं तो 8 सेल्स दिखते हैं. लेकिन बहुत बार जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें लगता है कि 2 के बजाय 3 सेल्स दिख रहे हैं. एक्चुअली 3 सेल एक स्टेज हो सकती है कि एक सेल तो 2 में डिवाइड हो गया और जो दूसरा सेल है वो अपने आप को डिवाइड करने की वेट कर रहा है, तो हमने बीच में उसको ऑब्जर्व कर लिया. बट अदरवाइज सेल डिविजन हमेशा 2n के हिसाब से ही होगी. तो डे 3 पे ये 8 सेल और डे 4 पे 16 सेल. इसको बहुत सारे लोग मॉर्यूला भी बोलते हैं. मॉर्यूला कुछ ऐसा दिखता है कि 16 सेल के बाद ये सारे सेल्स मिल गए, मतलब इकट्ठे हो गए लाइक अ गुब्बस. इसके बाद डे 5 या डे 6 पे ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है. ब्लास्टोसिस्ट में ये एम्ब्रियो में आउटर सेल लेयर एंड इनर सेल मास डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे कैविटी दिखने लगती है. ये वो स्टेज है जिसके बाद एम्ब्रियो हैच करेगा. हैच यानी यहाँ से, और इसका मटेरियल बाहर आएगा. अब इस स्टेज पे अब हम वापस जाते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी पे कि फर्टिलाइजेशन हमेशा ट्यूब में होती है. एग फेलोपियन ट्यूब पिकअप कर लेती है. इस टाइम पे स्पर्म्स ऊपर आके बहुत सारे अटैच हो जाते हैं. फर्टिलाइजेशन यहाँ हो जाती है. लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी 2 to 3 डेज का टाइम ये एम्ब्रियो लेता है जर्निंग फ्रॉम द ट्यूब टू द एंडोमेट्रियम, राइट? तो डे 2 या 3 पे ये इधर आया, मॉर्यूला बनते बनते इधर आया. ब्लास्ट यहाँ पे अटैच होता है, लेकिन अभी भी ये फॉल हो सकता है. लेकिन हैचिंग के बाद इसने अपने अंदर का डीएनए दे दिया और यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई. इम्प्लांटेशन यानी इट गेट्स स्टक. कुछ पेशेंट्स प्रेगनेंसी के बाद
थोड़ी सी ब्लीडिंग की कंप्लेन करते हैं। ये ब्लीडिंग बहुत बार बहुत नेचुरल है। जैसे जैसे ये एम्ब्रियो बढ़ने लगता है तो हल्की सी ब्लीडिंग कोई और वॉल से हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब कैसे पता चले कि प्रेगनेंसी है? इम्प्लांटेशन के बाद एक हार्मोन, थर्ड हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है HCG। यही वो हार्मोन है जिसके बेसिस पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स बनी है। अगर 2 लाइन आई मतलब HCG पॉजिटिव है। इसमें से एक लाइन वो है जो उन्होंने स्टैंडर्ड डाल रखा है जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सके, और दूसरी लाइन आई तो मतलब ये आपका बीटा HCG है। इसके साथ साथ अगर आप और कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी होता है, ये लाइन इतनी वीक होती है कि आपको पता नहीं चलता कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। सबसे पहली रिकमेंडेशन, अर्ली मॉर्निंग यूरिन में आप चेक करें। कितने दिन बाद चेक करें? जिस दिन आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर आपका 28 डेज साइकिल है तो 1-2 दिन ऊपर होने पे ही आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से बताऊं तो आफ्टर 14 डेज ऑफ ल्यूटियल फेज आपके यूरिन में HCG आने लगता है, आपके ब्लड में भी HCG आने लगता है। तो वन थिंग इज कि आप इस किट में चेक करें, लेकिन चेक हमेशा अर्ली मॉर्निंग यूरिन ही करें। क्यों कह रही हूँ ऐसा? कोई अर्ली मॉर्निंग यूरिन डिफरेंट नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि आप रात भर सोते हैं तो आपने 6 to 8 आवर्स यूरिन पास नहीं किया और वो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो HCG हार्मोन का लेवल भी उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तभी अर्ली मॉर्निंग यूरिन में सबसे पहले पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने बीच में मिड टाइम में चेक किया और ये लाइन आई लेकिन बहुत वीक आई, तो इस समय आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि एम आई प्रेग्नेंट, एम आई नॉट प्रेग्नेंट, क्योंकि बहुत सारे लाइफ के आपके डिसीजंस इस पे बेस्ड हो सकते हैं कि अब करना क्या है, कोई दवाई लेनी है कि नहीं लेनी, आपने ट्रैवल करना है, आपने क्या करना है। तो आप बीटा HCG हार्मोन लेबोरेटरी में भी चेक करा सकते हैं। तो अगर आप मिड ऑफ द डे में चेक करना चाहते हैं तो बीटा HCG हार्मोन का लेवल चेक कराएं। एनीथिंग अबव 100 प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। नंबर 2, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं है, या कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो आप बीटा HCG 48 आवर्स के बाद चेक कराएं to confirm it is a pregnancy. I think we take a break here. We'll come with lots of more things in the next session. अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई थिंक कि मैं या मेरी टीम मेंबर्स में से कोई ना कोई उसका आंसर ज़रूर देगा, एंड बहुत सारे और आपके सवालों के जवाब लेके हम आएंगे एपिसोड नंबर 2 में।